नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सुभित एकेडमी में। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे सीटेट के प्रीवियस ईयर के पेपर के बारे में। और ये आपका पेपर जो है सीटेट का 14 नंबर पेपर है। ठीक है, इसके पहले हम 13 पेपर सॉल्व कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा है तो हमारे चैनल पर जाकर वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, और अगर आप इसकी PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम पेज पर जाने के बाद आप शोभित एकेडमी टाइप करेंगे टेलीग्राम में, वहाँ पर हमारा टेलीग्राम का ग्रुप आ जाएगा। उस पर जाके आप आसानी से इसकी PDF फाइल डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक है, तो टेलीग्राम पेज पर जाइए, वहाँ पर टाइप कर देना शोभित एकेडमी, आपको PDF फाइल डाउनलोड हो जाएगी। तो चलिए हम देखते हैं हमारा जो आज का पहला क्वेश्चन है सेट का, वो क्या निकल कर आता है। देखिए, इसमें लिखा गया है निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञान की प्रकृति का सबसे अच्छा वर्णन करता है, हमें बताना है। तो इसमें से कौन सा कथन है जो विज्ञान की प्रकृति का वर्णन करता है। सबसे पहले देखिए, वैज्ञानिक अपने कार्य में पूर्ण रूप से निष्पक्ष होते हैं। अगला ऑप्शन दिया गया है बी, वैज्ञानिक विधि अनुसंधान संचालन के लिए एकमात्र मार्गदर्शिका हैं। अगला ऑप्शन देखते हैं। अगला ऑप्शन दिया गया है विज्ञान विश्वासों की एक प्रणाली है। फिर हमें दिया गया है डी ऑप्शन, विज्ञान प्रकृति में सामाजिक है। तो देख सकते हैं सही ऑप्शन जिसमें निकल कर आता हो जाता है डी, विज्ञान जो है प्रकृति में सामाजिक है। यहाँ देख भी सकते हैं नीचे लिखा गया है विज्ञान प्रकृति में सामाजिक है, क्योंकि विज्ञान एक सहकारी बहुसांस्कृतिक उद्यम है जिसमें असंख्य पुरुष एवं महिलाएं अपना योगदान देते हैं। इनमें कुछ ऐसे विशिष्ट व्यक्ति होते हैं जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, उसका देखिए नीचे लिखा गया है खुली बहस, सहकर्मियों द्वारा समीक्षा और ज्ञान के साझा स्वामित्व के आदर्शों का पालन करने वाली सामाजिक संस्थाएं इसके विकास के लिए बेहद जरूरी होती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विज्ञान की पाठ्यचर्या में संज्ञानात्मक वैधता का अर्थ है। पहला ऑप्शन में दिया गया है पाठ्य वस्तु का तुच्छीकरण। अगला ऑप्शन में दिया गया है विज्ञान के उचित मज़ेदार तत्वों में शामिल करना। उसका अगला ऑप्शन में दिया गया है विज्ञान की अवधारणाएं समय के साथ कैसे विकसित होती हैं, इसका समावेश। उसका डी ऑप्शन हमें दिया गया है शिक्षार्थियों के संज्ञानात्मक स्तर के अनुसार सामग्री का समायोजन। ठीक है, इसमें जो सही ऑप्शन आपका निकल कर आता हो जाता है आपका डी ऑप्शन। ठीक है, यानी कि शिक्षार्थियों के संज्ञानात्मक स्तर के अनुसार सामग्रियों का समायोजन। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं नीचे लिखा भी गया है विज्ञान की पाठ्यचर्या में संज्ञानात्मक वैधता का अर्थ है शिक्षार्थियों के संज्ञानात्मक स्तर के अनुसार सामग्री का संयोजन करना। संज्ञानात्मक वैधता के लिए आवश्यक है कि पाठ्यचर्या की विषय वस्तु प्रक्रिया भाषा का शिक्षा शास्त्रीय अभ्यास आयु के अनुरूप हो और बच्चे की संज्ञानात्मक पहुंच के भीतर आए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। NCF 2005 के अनुसार उच्च प्राथमिक स्तर के विज्ञान की पाठ्यचर्या में निम्नलिखित में से कौन सा अनुशंसित है। पहला ऑप्शन में दिया गया है अवधारणाओं को रोजमर्रा के अनुभव की समझ बनाने में जोड़ा जाना चाहिए। ये पहला ऑप्शन हमें दिया गया है। अगला ऑप्शन हमें दिया गया है अवधारणाओं तक गतिविधियों का प्रयोगों द्वारा पहुंचाना जाना चाहिए। उसका सी ऑप्शन दिया गया है अवधारणाओं का विषयक उपागम द्वारा शिक्षण होना चाहिए। और डी दिया गया है अवधारणाओं के साथ नियम और सिद्धांतों को पेश करने की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो इसमें जो सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है वो हो जाता है, देखिए यहाँ पर ए और बी, यानी कि पहला ऑप्शन आपका सही है, दूसरा भी सही है। यानी अवधारणाओं को रोजमर्रा के अनुभव की समझ बनाने से जोड़ा जाना चाहिए तथा अवधारणाओं तक गतिविधियों या प्रयोगों द्वारा पहुंचाना जाना चाहिए। ठीक है, यहाँ देख भी सकते हैं नीचे लिखा गया है, ये देख सकते हैं डी ऑप्शन इसमें सही आपका हो जाता है, ए और बी। यहाँ देख लिख सकते हैं NCF 2005 के अनुसार उच्च प्राथमिक स्तर के विज्ञान की पाठ्यचर्या के अंतर्गत अवधारणाओं को रोजमर्रा के अनुभव की समझ बनाने से जोड़ा जाना चाहिए। अवधारणाओं तक गतिविधियों या प्रयोगों द्वारा पहुंचा जाना चाहिए। इस प्रकार के कार्यक्रमों का उद्देश्य प्रत्येक बच्चों को उनके रोज के अनुभवों को जांचने का, उनका विश्लेषण करने में सक्षम बनाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कथनों से पहचाने जो कि विज्ञान के बारे में सत्य है। ठीक है, पहला ऑप्शन दिया गया है जब एक सिद्धांत को वैज्ञानिक सबूतों के द्वारा बहुत अधिक समर्थन मिलता है तो वह नियम बन जाता है। अगला ऑप्शन देखते हैं, लिखा है आने वाले समय में विज्ञान समाज की अधिकांश समस्याओं को हल करने में सक्षम होगा। ठीक है,
उसके बाद देखिए, वैज्ञानिक अपने काम को पूरा करने के लिए कल्पना पर बहुत विश्वास करते हैं। उसके बाद देखिए डी ऑप्शन, सभी वैज्ञानिक विचारों को नियंत्रित प्रयोगों द्वारा खोजा और परखा जाता है। तो इसमें जो सही ऑप्शन आपका निकल कर आता हो जाता है सी। ठीक है, यानी कि वैज्ञानिक अपने काम को पूरा करने के लिए कल्पना पर बहुत विश्वास करते हैं। यहाँ देख सकते हैं नीचे लिखा भी गया है, अवलोकन करना और परिकल्पना करना या बनाना वैज्ञानिक प्रक्रिया का अभिन्न अंग है। इसी से हमें यह भी आभास मिलता है कि कारण कारक संबंध बनाने का निरंतर प्रयास चल रहा है। कल्पना ही किसी दूसरे भूभाग पर होने वाले घटनाओं की पड़ताल, तुलनात्मक अध्ययन, उसके समाधान की ओर बढ़ने का एक आवश्यक प्रक्रिया है। अतः परिकल्पना शोध की दशा में प्रथम चरण है। वैज्ञानिक अपने काम को पूरा करने के लिए कल्पना पर बहुत विश्वास करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यीशु को एक सप्ताह के लिए मौसम की रिपोर्ट एकत्र करने का एक व्यक्तिगत कार्य दिया गया। नीचे दिए गए आकलन संकेतकों से पहचाने कि यीशु कहाँ गलत हो गई। ठीक है, पहला ऑप्शन दिया गया है, वह निष्कर्ष निकालते हैं कि आर्द्रता में कमी वर्षा की संभावना बढ़ जाती है। उसके बाद बी ऑप्शन दिया गया है, वह यह समझती है कि अधिकतम और न्यूनतम तापमान की सीमा प्रतिदिन भिन्न है। सी ऑप्शन दिया गया है, वह हर दिन एक वेबसाइट से आंकड़े सारणीबद्ध करती है। और डी ऑप्शन है, वह इस परिणाम पर पहुंचती है कि आने वाले सप्ताह में बारिश हो सकती है या नहीं। तो जो सही ऑप्शन में आपका निकल कर आता हो जाता है पहला, यानी कि वह निष्कर्ष निकालते हैं कि आर्द्रता में कमी से वर्षा की संभावना बढ़ जाती है। ऑप्शन आपका सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से क्या शिक्षार्थियों में संकलनात्मक कमी को समझने के लिए एक उपयोगी रणनीति है। पहला है अवधारणा मानचित्रण का उपयोग करना। अगला है नियमित गृह कार्य देना। उसके बाद सी है प्रश्नोत्तरों सत्रों का आयोजन करना। उसके बाद डी ऑप्शन आपका निकल कर आता है प्रयोगात्मक कौशलों का अवलोकन करना। तो जो सही ऑप्शन इसमें आपका निकल कर आता हो जाता है आपका पहला, यानी कि अवधारणा मानचित्र का उपयोग करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, विज्ञान को पढ़ने के लिए और अधिक लड़कियों को प्रोत्साहित करने के लिए आप निम्न सभी प्रकारों को अपना सकते हैं, सिर्फ एक को छोड़कर। हमें बताना है किसको छोड़कर सभी को अपना सकते हैं, तो वो सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन। तो देखते हैं पहला क्या दिया गया है, कक्षा में महिला वैज्ञानिकों को आमंत्रित करें। ठीक है, बी देखते हैं, इसे तो अपनाना चाहिए। विज्ञान के बारे में मिथकों और रूढ़ियों की जांच में शिक्षार्थियों को जोड़ें, इसको भी जोड़ा जाना चाहिए। सी देखिए, लैंगिक रूप से संवेदनशील भाषा का उपयोग करें और अपने शिक्षार्थियों को ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित करें। अगला ऑप्शन देख सकते हैं, ये भी जोड़ना जाना चाहिए। विज्ञान की कक्षा में लड़कियां हमेशा हावी रहें, ये ऑप्शन यहाँ पर गलत हो जाता है, यानी कि ये ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा क्योंकि इसे यहाँ पर नहीं जोड़ा जाना चाहिए। यहाँ देख सकते हैं नीचे लिखा भी गया है, विज्ञान को पढ़ाने के लिए लड़कियों को निम्नलिखित प्रकार से प्रोत्साहित किया जा सकता है। पहला दिया गया है कक्षा में महिला को वैज्ञानिक को आमंत्रित करना, ये भी सही है। विज्ञान के बारे में मिथकों रूढ़ियों जांच की बालिका शिक्षार्थियों को जोड़ करके, ये भी सही है। लैंगिक रूप से संवेदनशील भाषा का उपयोग करके और अपने शिक्षार्थियों को ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित करें भी। तो डी ऑप्शन जो होता है इसमें नहीं जोड़ सकते, इसलिए डी ऑप्शन सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विज्ञान शिक्षक को और अधिक अपसारी प्रश्न पूछने के लिए चाहिए क्योंकि यह गहन सोच को प्रोत्साहित और विकसित करता है। अगला ऑप्शन देखते हैं, यह शिक्षार्थियों को उत्तर सही करने की दिशा प्रदान करता है। अगला ऑप्शन देखते हैं, सोचने की युक्तियों को विकसित करता है। उसका दिया गया है, यह शिक्षार्थियों में सृजनात्मक व्यवहार के आकलन में सहायता करता है। उसका देखिए, इसमें से हमें बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा जो पहला ऑप्शन है वो भी सही हो जाता है, यानी कि यह गहन सोच को प्रोत्साहित करता है, ये भी ऑप्शन आपका सही है। और देखिए बी ऑप्शन, यह शिक्षार्थियों को उत्तर सही करने की दिशा में दिशा प्रदान करता है, ये ऑप्शन आपका गलत हो जाता है, यानी कि ए सही है। उसके बाद सी को देखिए, सी भी हमारा सही हो जाता है, यह सोचने की युक्तियों को विकसित करे। उसका डी भी हमारा सही हो जाता है क्योंकि लिखा है यह शिक्षार्थियों में सृजनात्मक व्यवहार के आकलन में सहायता करता है। ये ऑप्शन ए सी डी ऑप्शन आपका सही हो जाता है, यहाँ देख सकते हैं डी ऑप्शन आपका सही है।
यहाँ लिखा भी गया है, देखिए। अपसारी प्रश्न किसी छात्र के सामने रखा जाता है, तब उस समस्या या प्रश्न समाधान करने के लिए छात्र अपनी कल्पना एवं सृजनात्मक का प्रयोग करते हुए उस समस्या या प्रश्न के समाधान के लिए एक अधिक हल प्रस्तुत करते हैं। इसी को अपसारी चिंतन भी कहते हैं। अतः निम्नलिखित कारणों से विज्ञान शिक्षक को अधिक अपसारी प्रश्न पूछना चाहिए। उसका देख लीजिए, इसमें लिखा गया है, यह गहन सोच को प्रोत्साहित और विकसित करता है, यह सोचने की युक्ति को विकसित करता है, यह शिक्षार्थियों के सृजनात्मक व्यवहार के आकलन में सहायता करता है। ठीक है, उसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। कक्षा में प्रदर्शनी का उपयोग मुख्य रूप से शिक्षार्थियों को शामिल करता है। किस चीज़ में शामिल करता है? दृश्य, श्रवण, गतिबोधक सीखना। उसका बी दिया गया श्रवण और गतिबोधक सीखना। उसका सी दिया गया है दृश्य और श्रवण सीखना। उसके बाद डी दिया गया है केवल दृश्य सीखना। ठीक है, तो सही ऑप्शन में आपका निकल कर आता है, हो जाता है सी, यानी कि दृश्य और श्रवण सीखना। यहाँ देख सकते हैं, नीचे लिखा भी गया है, कक्षा में ऐसे प्रदर्शनों का उपयोग करना चाहिए जिससे छात्र अधिगम के दौरान अधिकतम इंद्रियों का प्रयोग कर सकें। अतः कक्षा में प्रदर्शनी के दौरान दृश्य व श्रवण सामग्री का उपयोग करना चाहिए। यह सामग्री छात्रों में आलोचनात्मक चिंतन की क्षमता को उत्पन्न करती है तथा कम प्रयास में छात्रों का ध्यान शिक्षण की ओर केंद्रित किया जा सकता है। श्रवण दृश्य सामग्री के उदाहरण देखिए क्या हैं? दूरदर्शन, वीसीआर, नाटक व चलचित्र। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। घनत्व की अवधारणा के शिक्षण के लिए जांच उपागम का उपयोग करके अपनी विज्ञान कक्षा के लिए नियोजन का क्रम दें। ठीक है, तो यहाँ देखिए, पहला ऑप्शन दिया गया है शिक्षार्थियों को तैरने और डूबने वाली वस्तुओं के बीच में संबंध निर्धारित करने का अवसर दें। उसका दिया गया है शिक्षार्थियों को विभिन्न वस्तुओं के साथ टब में पानी के साथ खेलने का अवसर दें। उसके बाद तीसरा ऑप्शन दिया गया है शिक्षार्थियों को एक छोटी नाव डिजाइन करने के लिए कहें जो 1 किलोग्राम वजन ले जा सके। उसके बाद देखिए, इसमें आपको बताना है कौन से ऑप्शन सही होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन आपका निकल कर आ जाएगा वो हो जाएगा BAC। ठीक है, ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। यहाँ नीचे देख भी सकते हैं, किसी पदार्थ के प्रति इकाई आयतन में निहित द्रव्यमान को उस धारा घनत्व पदार्थ का घनत्व कहते हैं। घनत्व की सर्वप्रथम खोज ग्रीक के महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज ने की थी। घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। घनत्व की अवधारणा के शिक्षण के लिए जांच उपागम का उपयोग विज्ञान कक्षा के नियोजन के लिए इस क्रम में होगा। यहाँ पर देखिए क्रम, पहला हमारा क्रम हो जाएगा शिक्षार्थियों को विभिन्न वस्तुओं के साथ टब में पानी के साथ खेलने का अवसर दें, ये आपका हो जाएगा ए। उसका दिया गया शिक्षार्थियों को तैरने और डूबने वाली वस्तुओं के बीच संबंध निर्धारित करना कर दें, ये हो जाएगा आपका बी। उसके बाद शिक्षार्थियों को एक छोटी नाव डिजाइन करने के लिए कहें जो 1 किलोग्राम का वजन ले जा सके, हो जाएगा आपका सी। ठीक है, इस प्रकार आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वाई कोई ऐसा पौधा है जिसमें क्लोरोफिल हरितलवक नहीं होता है। वाई क्या हो सकता है आपको बताना है। पहला दिया गया है घटपर्णी या पिचर पादप। उसका दिया है मेपल वृक्ष। उसका दिया है कसकुटा, अमरबेल। उसका दिया है शैवाल। तो जो सही ऑप्शन इसमें आपका निकल कर आता हो जाता है सी, यानी कि कसकुटा या अमरबेल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमें बताना है इसमें से कौन सा कथन सही होगा। पहला ऑप्शन है बृहदान्त्र में भोजन का परिचालन होता है। उसका दिया गया है बृहदान्त्र में अंगुली के समान उभरी हुई संरचनाएं होती हैं जिन्हें दीर्घरोम कहते हैं। उसके बाद हमें बताना है सी नंबर, बृहदान्त्र क्षुद्रांत्र की अपेक्षा चौड़ी तथा छोटी होती है। उसके बाद डी ऑप्शन बताना है बृहदान्त्र में पाचित भोजन का अवशोषण होता है। तो इसमें जो सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है हो जाता है सी, यानी कि बृहदान्त्र क्षुद्रांत्र की अपेक्षा चौड़ी तथा छोटी होती है। यहाँ देख सकते हैं नीचे लिखा भी गया है, सी नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाता है। बृहदान्त्र अर्थात बड़ी आंत जिसका व्यास लगभग 4 से 6 सेंटीमीटर एवं क्षुद्रांत्र अर्थात छोटी आंत जिसका व्यास लगभग 3.5 से 4.5 सेंटीमीटर होता है, जबकि छोटी आंत की लंबाई 4.5 से 7 मीटर होती है। ठीक है,
बड़ी आंत की लंबाई 1.5 मीटर तक होती है। क्षुद्रांत पचे हुए भोजन से पोषक तत्वों को अवशोषित करता है, जबकि बृहदान्त पानी एवं इलेक्ट्रोलाइट्स के अवशोषण और विटामिन के उत्पादन में भाग लेता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रेशम कीट के जीवन चक्र और रेशम फाइबर के उत्पादन के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? हमें बताना कौन सा कथन सही नहीं है। पहला दिया गया रेशम फाइबर कैटरपिलर द्वारा स्रावित प्रोटीन है, ये आपका सही ऑप्शन हो जाता है। उसके बाद बी देखते हैं। रेशम कीट के कोकून से रेशम का धागा प्राप्त किया जाता है, ये भी सही है। उसके बाद देखिए सी ऑप्शन, रेशम कीट के लार्वा को कैटरपिलर कहते हैं, ये भी सही है। प्यूपा कोशित विकसित होकर कैटरपिलर बन जाता है, ये ऑप्शन आपका गलत हो जाता है और हमें गलत ही ऑप्शन चूज करना था, इसलिए सही ऑप्शन हमारा जो हो जाता है हो जाएगा डी। ठीक है, यहाँ देख भी सकते हैं नीचे लिखा गया है। रेशम का उत्पादन रेशम कीट बाम्बिक्स मोराई द्वारा शहतूत के पेड़ पर किया जाता है। रेशम के कीट ग्रंथियों द्वारा स्रावित पदार्थ होता है। ये रेशम ग्रंथियाँ स्वास्थ्यों में रूपांतरित लार ग्रंथियाँ ही होती हैं। रेशम कीट के लार्वा को कैटरपिलर कहते हैं तथा रेशम कीट के कोकून से रेशम का धागा प्राप्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सही मिलान का निरूपण करता है, हमें बताना है। पहले में इधर दिया गया देख लीजिए, सिकुड़कर और स्थिर होकर शरीर की गति में सहायता करती। इधर दिया गया उपास्थि। फिर दिया गया कठोर संरचना जो कंकाल बनाती। इधर दिया गया पेशी। फिर इधर दिया गया कंकाल का भाग जिसे झुकाया जा सकता है। इधर दिया गया पसली पिंजर। उसका दिया गया है वक्ष की अस्थि और मेरुदंड को जोड़कर बक्से की रचना करता है। इधर दिया गया है अस्थि। तो जो हमारा पहला है, पहले का ऑप्शन सही हो जाएगा तीसरा, यानी कि सिकुड़कर और स्थिर होकर शरीर की गति में सहायता जो करता है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका दूसरा, यानी कि मसल्स। तो ये ऑप्शन आपका ये वाला सही हो जाएगा, इसमें दूसरा नंबर। ठीक है, यानी कि पहले को मिला देंगे दूसरे से। उसका देखिए दूसरा दिया गया है कठोर संरचना जो कंकाल बनाती है। इसका ऑप्शन आपका सही हो जाता है चौथा, यानी कि अस्थि। ठीक है, यानी कि दूसरे का सही हो जाता है यहाँ पर चौथा। फिर तीसरा देखते हैं। तीसरे में दिया कंकाल का भाग जिसे झुकाया जा सकता है, इसे कहा जाता है उपास्थ। इसे क्या कहा जाता है? उपास्थ। तीसरे में हो गया पहला सही। चौथा हमारा बचा, तो चौथे का ऑप्शन आपका सही हो जाता है तीसरा, कक्ष की अस्थि और मेरुदंड को जोड़कर बक्से की रचना करता है। ऑप्शन आपका हो जाता है तीसरा, पसली और पिंजर। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा जो ऑप्शन सही निकल कर आते हैं वो पहले का हो जाता है आपका दूसरा, दूसरे का हो जाता है चौथा, तीसरे का हो जाता है पहला और चौथे का हो जाता है तीसरा। ठीक है, दूसरा चौथा पहला तीसरा जो होगा वही हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। देखते हैं दूसरा चौथा किस में है, तो यहाँ पर आप जब आएंगे तो देखिए पहले में दूसरा, ये ऑप्शन आपका सही होता है। पहले में दूसरा, दूसरे में चौथा, तीसरे में पहला और चौथे में तीसरा। सही ऑप्शन आपका डी निकल कर आता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ देख भी सकते हैं सिकुड़ कर और स्थिर होकर शरीर की गति में सहायता करती हो जाती है आपकी पेशी। ये ऑप्शन यहाँ पर गलत लिखा है, यहाँ पर होना चाहिए था दूसरा, ये गलत लिख दिए गए यहाँ पर। ठीक है, फिर दिया गया कठोर संरचना जो कंकाल बनाती है वो हो जाता है आपका अस्थि। कंकाल का भाग जिसे झुकाया जा सकता हो जाता है उपास्थ। उसका वक्ष की अस्थि और मेरुदंड को जोड़कर बक्से की रचना करता है, उसे कहा जाता है पसली और पिंजर। ठीक, इस प्रकार ये ऑप्शन आपके सही हो जाते हैं। ये आपका दूसरा नंबर था ये वाला, और ये आपका चौथा था, और ये आपका पहला था, और ये आपका तीसरा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से मानवों की कौन सी ग्रंथि दो से अधिक हार्मोन स्रावित करती है? अग्नाशय, थायराइड, एड्रेनलिन या पीयूष ग्रंथि। तो जो सही ऑप्शन इसमें निकल कर आता है आपका हो जाता है डी, यानी कि पीयूष ग्रंथि। यहाँ देख सकते हैं नीचे लिखा भी गया है। पीयूष ग्रंथि कपाल की स्फेनाइड हड्डी में एक गड्ढे में स्थित होती है। इसको सेल टर्सिका कहते हैं। इसका भार लगभग 0.6 ग्राम होता है। इसे मास्टर ग्रंथि के रूप से भी जाना जाता है। पीयूष ग्रंथि एसटीएच, जीटीएच, एफएसएच, एलएच, एलटीएच, एडीएच आदि हार्मोन के स्राव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा कथन सही है हमें बताना है। सभी अधातुएं गैस होती हैं। सभी धातुएं
अतन्य या तन्य नहीं होती हैं, सभी धातुएं ठोस होती हैं, सभी धातुएं कठोर होती हैं। तो जो सही ऑप्शन इसमें आपका निकल कर आता है हो जाता है आपका बी, यानी कि सभी धातुएं जो हैं अतन्य या तन्य नहीं होती। ठीक है, यहाँ नीचे देख भी सकते हैं लिखा गया है सभी धातुएं अतन्य होती हैं, तन्य नहीं होती। ठीक, देख सकते हैं यहाँ पर गुण हो गया दिखावट, धात होती चमत्कार, धात होती निष्पक्ष। कठोरता, धात क्या होती है, कठोर होती है, और धात जो होती है कठोर नहीं होती। जो धातु होती है आघात वर्धनी होती है, ये आघात वर्धनी नहीं होती। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वाई कोई मानव निर्मित रेशा है जिसे प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त किया जाता है। वाई क्या हो सकता है, एक्रिलिक, जूट, रेयान या नायलॉन। सही ऑप्शन में जो निकल कर आता है आपका हो जाता है सी, यानी कि रेयान। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमें तालिका दी गई, इसे अध्ययन करना है। इधर दिया गया है फ्यूल, ठीक है, इधर दिया गया है इसके कैलोरिक मान, इधर दी गई अवस्था, इधर दिया गया है ज्वलनता। ठीक, इधर देखिए हाई, ठोस और उच्च। ठीक, उच्च, ठोस, उच्च। बी नंबर दिया गया है बी, मध्यम गैस उच्च। सी दिया गया है मध्यम गैस मध्यम, और डी दिया गया है निम्न द्रव निम्न। ठीक है, उसका देखिए इसमें पूछा गया है हमसे जो क्वेश्चन, निम्नलिखित में से घरेलू ईंधन के रूप में कौन सा सबसे अधिक उपयुक्त है, ये हमें बताना है। तो इसमें जो सही सी ऑप्शन आपका निकल कर आता है वो सही सबसे ज़्यादा ऑप्शन आता है सी। ये देखिए यहाँ माध्यम, मध्यम भी है, गैस भी है और यहाँ मध्यम भी है, तो सी ऑप्शन आपका सही होता है। सी ए में, इसलिए ए ऑप्शन आपका सही है। यहाँ देख सकते हैं लिखा भी गया है, इसमें आंसर ए होगा, यानी कि सी जो था वो ए वाले में ही था। यहाँ देखिए अच्छे ईंधन का ज्वलन ताप मध्यम होना चाहिए, इसका ऊष्मीमान भी मध्यम होना चाहिए, ज्वलन पर इससे कोई जहरीली वधुओं उत्पन्न करने वाला नहीं होना चाहिए, गैस या द्रव अवस्था में होना चाहिए जिसमें आसानी से किसी करंट में रखा जा सके। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी विशिष्ट क्षेत्र में विशिष्ट रूप से पाई जाने वाली स्पीसीज को कहा जाता है विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज, प्रवासी स्पीसीज, संकटापन्न स्पीसीज या विलुप्त स्पीसीज। तो सही ऑप्शन में जो निकल कर आता है आपका हो जाता है ए, यानी कि विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज। अगला क्वेश्चन देखते हैं। धातु एक्स धातु वाई को उसके लवण विलयन से विस्थापित कर देती है, परंतु धातु जेड को उसके लवण विलयन से विस्थापित करने योग्य नहीं है। इनमें सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील धातु कौन सी हमें बताना है। तो देखिए सबसे पहले हमें दिया गया जेड, या निर्धारित नहीं किया जा सकता, या एक्स या वाई। तो सही ऑप्शन में जो निकल कर आता है आपका हो जाता है जेड। ठीक है, जेड क्या है, सबसे अभिक्रियाशील धातु। यहाँ देख सकते हैं नीचे लिखा भी गया है। तत्वों को मानक अपचयन के बढ़ते क्रम में रखने पर जो श्रेणी प्राप्त होती है इसे विद्युत रासायनिक श्रेणी या सक्रियता कहते हैं। विद्युत रासायनिक श्रेणी के आधार पर एक्स तथा वाई को उसके लवण विलयन से विस्थापित कर देती है, परंतु धातु जेड को उसके लवण से विस्थापित नहीं कर पाती, क्योंकि एक्स धातु सक्रिया श्रेणी में जेड की अपेक्षा नीचे और व्यवस्थित होता है। इसलिए क्या हो जाता है, पहला ऑप्शन सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी बिंब से प्रकाश किरणें किसी पृष्ठ पर गिरती हैं तथा पूर्णतः विसरित ढंग से परावर्तित हो जाती हैं। आप इस बिंब के प्रतिबिंब की प्रकृति के बारे में क्या कह सकते हैं, हमें बताना है। तो देखिए पहला ऑप्शन दिया गया है यह आभासी और आवर्धित होता है। उसका दिया गया कोई प्रतिबिंब नहीं बनेगा। उसका दिया गया आभासी और समान साइज का होगा। और अगला ऑप्शन दिया गया यह वास्तविक और आवर्धित होगा। तो जो सही ऑप्शन में निकल कर आता है आपका हो जाता है बी, यानी कि कोई प्रतिबिंब नहीं बनेगा। यहाँ देख सकते हैं नीचे लिखा भी गया है, जब किसी बिंब से प्रकाश किरणें किसी पृष्ठ पर गिरती हैं तथा पूर्णतः विसरित ढंग से परावर्तित हो जाती हैं, तो पूर्णतः विसरित ढंग से परावर्तित होने के कारण किरणें एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करेंगी, इससे कोई भी प्रतिबिंब नहीं बनेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अपने कमरे में फर्श पर रखे किसी विशाल बॉक्स को सरकाने के लिए रेशमा को निम्नलिखित बलों में से किसे अधिक बल लगाना चाहिए। अभिलंब बल, पेशी बल, स्थैतिक बल या गुरुत्वाकर्षण बल। तो जो सही ऑप्शन में निकल कर आता है आपका हो जाता है सी, यानी कि
जो आपका है स्थैतिक घर्षण। यहाँ देख सकते हैं स्थैतिक घर्षण दो तलों के मध्य घर्षण बल जिनके मध्य कोई सापेक्ष गति नहीं है स्थैतिक घर्षण कहलाता है। स्थैतिज घर्षण प्रकृति में स्वयं व्यवस्थित हो जाता है। यह परिमाण को इस प्रकार व्यवस्थित करता है कि वस्तु पर कार्यरत अन्य बलों के साथ यह दो तलों के मध्य सापेक्ष विश्राम अवस्था बनाए रखता है। अतः कमरे में फर्श पर रखे विशाल बक्से को सरकाने के लिए स्थैतिक घर्षण बल अधिक लगाना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से सही का स्थान हमें पहचानना है। पहला दिया गया ध्वनि निर्वात में गमन नहीं कर सकती। उसका दिया गया ध्वनि का तारतम्य उसके आयाम द्वारा निर्धारित होता है। अगला ऑप्शन दिया गया है कंपन की आवृत्ति निम्न है और तारतम्य उच्च होता है। उसका दिया गया ऑप्शन ध्वनि की प्रबलता का निर्धारण कंपन की आवृत्ति द्वारा किया जा सकता है। तो जो सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है इसमें आ जाता है ए, यानी कि ध्वनि की निर्वात में गमन नहीं कर सकती। यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे लिखा भी गया है ध्वनि जो होती है ध्वनि का संचरण ठोस द्रव एवं गैस व प्लाज्मा में संभव है। निर्वात में ध्वनि संचरण नहीं हो सकती क्योंकि ध्वनि एक यांत्रिक तरंग है। इसके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। द्रव गैस प्लाज्मा में ध्वनि केवल अनुदैर्ध्य तरंग के रूप में चलती है जबकि ठोस में यह अनुप्रस्थ तरंग के रूप में संचरण कर सकती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिए गया कौन सा समुच्चय ऐसे ध्रुवों को समाविष्ट करता है जो विद्युत के हीन चालक है। पहला दिया गया शैम्पू वनस्पति तेल आसुत जल। उसका दिया गया चीन का विलयन सिरका नींबू का रस। उसका दिया गया है टोटी का जल शैम्पू शहद। फिर दिया गया है लवण विलयन या नींबू का रस या सिरका। तो देख सकते हैं सही ऑप्शन में निकल कर आता है आपका हो जाता है ए। क्या हो जाता है ए ऑप्शन सही हो जाता है शैम्पू वनस्पति तेल आसुत जल। ठीक है यहाँ देख भी सकते हैं नीचे लिखा गया है वे पदार्थ जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से हो जाता है चालक पदार्थ कहलाते हैं। चालकों में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होती है। उदाहरण हो गया चांदी तांबा या एल्युमिनियम। विद्युत के कुचालक वे पदार्थ में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है अचालक पदार्थ कहलाते हैं। इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। उदाहरण हो गया रबड़ प्लास्टिक या कांच आदि। ठीक है उसका देखिए लिखा गया है शैम्पू हो गया आपका वनस्पति तेल हो गया या आसुत जल हो गया इसमें लवण अनुपस्थित होते हैं अतः ये विद्युत के हीन चालक है। ठीक है अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिया गया कौन सा समुच्चय रासायनिक परिवर्तनों को समाविष्ट करता है। पहला ऑप्शन हमें दिया गया है भोजन पकाना पानी उबालना जल में चीनी घोलना। उसका देखिए बी ऑप्शन दिया गया है लोहे को जंग लगना कागज का जलना भोजन का पाचन। उसके बाद देखिए पानी उबालना कांच तोड़ना लोहे को जंग लगना। और डी ऑप्शन दिया गया है जल में लवण घोलना भोजन का पाचन कागज के टुकड़े टुकड़े करना। जो सही ऑप्शन इसमें निकल कर आता है आपका आ जाता है बी, यानी कि लोहे में जंग का लगना कागज का जलना भोजन का पाचन। ठीक है इसमें देख सकते हैं नीचे लिखा भी गया है भौतिक परिवर्तन पदार्थ में होने वाला वह परिवर्तन जिसमें केवल उसकी भौतिक अवस्था में परिवर्तन होता है तथा उसके रासायनिक गुण व अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होता है भौतिक परिवर्तन कहलाता है। उदाहरण शक्कर का पानी में घुलना कांच का टूटना पानी का जमना आदि। ठीक उसके बाद यहाँ देखिए रासायनिक परिवर्तन क्या होता है पदार्थ में होने वाला वह परिवर्तन जिसमें नया पदार्थ प्राप्त होता है जो मूल पदार्थ से रासायनिक व भौतिक गुणों में पूर्णतः भिन्न होता है रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। उदाहरण लोहे पर जंग लगना दूध का दही बनना कागज का जलना भोजन का पाचन आदि। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीना किराने की कुछ वस्तुएं खरीदने के लिए साइकिल से बाजार जा रही थी। बाजार उसके घर से 40 किलोमीटर दूर है। उसने पहले 10 मिनट 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गमन किया। उसे रास्ते में उसकी मित्र निखत मिलती है जिसे वह रुककर 15 मिनट बातचीत करती है। इसके पश्चात वह अपनी यात्रा 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आरंभ करती है। उसकी यात्रा की औसत चाल हमें बताना है। ठीक है तो यहाँ देख लीजिए औसत चाल कैसे निकाली जाएगी। सबसे पहले 10 मिनट में उसने दूरी चली वो कितनी चली निकालेंगे। दूरी बराबर होता है चाल बटे समय। तो यहाँ पर हमने निकाल लिया दूरी। ठीक
फिर 2 किलोमीटर में चलने में जो समय लगा वो लगा 15 मिनट। औसत चाल निकालते कैसे हैं, कुल दूरी बटे कुल समय। सबसे पहले हमने कुल दूरी का मान निकाल लिया, कुल दूरी चली उसने 4 और कुल लगा समय यहाँ पर देख सकते हैं हमने रख दिया, तो 6 किलोमीटर प्रति घंटा सही ऑप्शन यहाँ पर निकल कर आ जाता है। कितना, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ देख लीजिए नीचे दिया भी गया है। लवण और जल के मिश्रण को पृथक करने की प्रक्रिया में निम्नलिखित कौन सहायक नहीं होगा, आसवन, उबालना, निस्तारण या निस्यंदन। तो जो सही ऑप्शन इसमें निकल कर आता है आपका हो जाता है डी। कौन सा हो जाता है, डी। यह जो है प्रक्रिया वो लवण और जल के मिश्रण को पृथक करने के लिए सहायक नहीं है। यहाँ देख सकते नीचे लिखा भी गया है। आसवन किसी मिश्रित द्रव के अवयवों को उनके वाष्पन सक्रियाओं के अंतर के आधार पर उन्हें अलग करने की विधि है। उबालना यह एक भौतिक प्रक्रिया जिसमें किसी द्रव को क्वथनांक बिंदु गर्म करने पर उसकी सतह तेजी से वाष्पीकरण होती है और अविलेय अशुद्धि तलहटी पर रह जाती है। ठीक है। उसका निस्यंदन देखिए दिया गया है। किसी द्रव में अविलेय ठोस अशुद्ध को फिल्टर पेपर की सहायता से पृथक करने की प्रक्रिया निस्यंदन कहलाती है। अब देखिए निस्तारण, जल की तलहटी में जमे अवसादी मिश्रण को बिना हिलाए जल को मिट्टी सहित उड़ेलने की क्रिया क्या कहलाती है, निस्तारण। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उसके यहाँ पर देख सकते हैं लिखा भी गया है, अतः आसवन, उबालना एवं निस्यंदन प्रक्रिया लवण और जल के मिश्रण को पृथक करने में सहायक होंगे। ठीक है। आसवन, उबालना एवं निस्यंदन। अगला क्वेश्चन दिया गया, नीचे दिए गए कौन से गुणधर्मों का उपयोग छाया बनने की परिघटना की व्याख्या के लिए किया जा सकता है। ठीक। तो देखिए पहला ऑप्शन हमें दिया गया है, प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है। उसके बाद प्रकाश उच्च चाल से गमन करता है। उसके बाद प्रकाश 7 कोणों से मिलकर बना है। उसके बाद दिया गया है, प्रकाश अपारदर्शी वस्तुओं से नहीं गुजरता है। तो सही ऑप्शन में जो निकल कर आ जाएगा आपका पहला हो जाएगा और चौथा हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं नीचे लिखा भी गया है, चौथा और पहला ऑप्शन आपका सही है, यानी कि बी नंबर। यहाँ देख लीजिए, निम्नलिखित गुणधर्मों का उपयोग छाया बनने की परिघटना की व्याख्या के लिए किया जा सकता है। पहला दिया गया प्रकाश अपारदर्शी वस्तुओं से नहीं गुजरता। दूसरा है प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है। ठीक है। तो बी ऑप्शन इसमें सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से सही कथन हमें चुनना है। पहला दिया गया है, दुम्मट मृदा में बड़े कणों का अनुपात बलुआ मृदा की अपेक्षाकृत उच्चतर होता है। उसका दिया गया अगला ऑप्शन, चिकनी मृदा में महीन कणों का अनुपात दुम्मट मृदा की अपेक्षाकृत उच्चतर होता है। सी दिया गया है, बलुआ मृदा में महीन कणों का अनुपात चिकनी मृदा की अपेक्षाकृत उच्चतर होता है। उसका डी ऑप्शन दिया गया है, चिकनी मृदा में बड़े कणों और महीन कणों की मात्रा लगभग बराबर होती है। तो जो सही ऑप्शन में निकल कर आता है आपका हो जाता है बी। कौन सा हो जाता है, बी ऑप्शन आपका सही हो जाता है, यानी कि चिकनी मृदा में महीन कणों का अनुपात दुम्मट मृदा की अपेक्षाकृत उच्चतर होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विटामिन एक्स हीनता कमी के कारण मसूड़ों से रुधिर बहने लगता है। यह विटामिन खनिज वाई के अवशोषण के लिए आवश्यक है तथा एक्स भोजन जड़ में पाया जाता है। एक्स, वाई और जेड को पहचानिए कौन है। एक्स विटामिन बी है, वाई कैल्शियम है और जेड क्या है, ग्रीन है, ग्रीन लीफी यानी कि हरी पत्तियों वाली वनस्पति है। उसके बाद बी नंबर देखिए, जो ए है वो क्या है, विटामिन ए, वाई फास्फोरस और जे कुरकुट उत्पादन। उसके बाद सी देखिए, सी में दिया गया है एक्स विटामिन है और विटामिन डी है, वाई कैल्शियम है, जेड दुग्ध है और डी ऑप्शन दिया गया यहाँ पर देख सकते हैं, एक्स जो है विटामिन सी है, वाई आयरन है, जेड नींबू वंश के फल है। तो जो सही ऑप्शन निकल कर आता है आप देख सकते हैं डी ऑप्शन इसमें सही हो जाता है। ठीक है। यहाँ देखिए, भोजन में विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है जिसके कारण मसूड़ों में रुधिर बहने लगता है। इसके अलावा विटामिन सी में लौह अयस्क का अवशोषण भी सहायक होता है, सहायक करता है। इसका देखिए, विटामिन सी मुख्यतः सीट्रस फल, किसमें, सीट्रस फल यानी नींबू रस के फल जैसे संतरा, नींबू, खट्टे फल सब्जियों में पाया जाता है। ठीक है। तो इस प्रकार जो आपका प्रैक्टिस था, प्रैक्टिस 14 सीटेट का, वो कंप्लीट हो जाता है। इसके पहले हमने सीटेट के 13 प्रैक्टिस सॉल्व करवा दिए गए हैं।
13 प्रैक्टिस सेट का मतलब है 13 प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। अगर आप 13 प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं तो 100 में 100% आपके नंबर जो हैं मान कर चलिए 25+ आसानी से आ सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा अगर आप इसकी PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप शोभित एकेडमी पर जाने के बाद आप आसानी से PDF फाइल डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक है, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।